1938 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ब्रिटिशर्स से आजादी लड़कर मिलेगी। ऑब्वियसली गांधी जी वॉज नॉट एग्रीइंग टू दिस थॉट। 1939 आता है और कांग्रेस के प्रेसिडेंट के चुनाव को जीत जाते हैं। इस दौरान गांधी जी कहते हैं, क्योंकि गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे पत्ताभी सीतारमैया को, गांधी जी कहते हैं कि इस इलेक्शन के रिजल्ट को मैं अपनी हार मानता हूं। नेताजी कहते थे कि भी सपोर्ट इमेंसली गांधी जी, जिस तरीके से उन्होंने मासस को साथ जोड़ा इंडियन नेशनलिज्म की, तो ही सपोर्ट्स गांधी जी। और जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद कुछ अन्य कारणों की वजह से भी, क्योंकि ही वाज ऑफ द व्यू कि इस तरीके से तो आज़ादी मिलने वाली नहीं है, और उसके बाद वो एक अफगान का अटायर रखते हैं। उसके बाद काबुल पहुंचते हैं, काबुल के रास्ते रशिया, रशिया से जर्मनी, वहां पर एडोल्फ हिटलर से मिलते हैं। He was not agreeing with the policies of Hitler. He was just making best out of the available circumstances so that he can free his motherland India. अब बात यह है कि अभी रिसेंटली NSA अजय डोवाल जी का स्टेटमेंट आया, इंडिया वुड नॉट हैव पार्टीशनड अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते। 1945 में कहा जाता है कि ताइपे के एक प्लेन क्रैश में, उसके बाद पता नहीं कि क्या हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, वो एक मिस्ट्री बनी रह गई। आज की इस वीडियो में हम बियॉन्ड द लेक्चर जो NSA अजय डोवाल जी ने कहा, हम उसके बियॉन्ड जाकर कुछ तथ्यों पर बात करेंगे और अपना एनालिसिस समझेंगे कि एक्चुअली क्यों ऐसा उन्होंने कहा, राइट? क्यों पर बात करेंगे। NSA का कहना था कि मोहम्मद अली जिन्ना केवल एक लीडर पर एग्री होने के लिए तैयार थे। वो लीडर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जिन्ना इनकी लीडरशिप के अंडर काम करने के लिए तैयार थे। इनके अलावा कांग्रेस की लीडरशिप को जिन्ना मानते थे कि वो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को एकोमोडेट नहीं करेगी। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि ऐसा क्यों सोचते थे जिन्ना। अभी आपको समझ में आना शुरू होगा। चलिए एक किस्से की बात करते हैं। बात है 1956 की। आजाद तो हम हो ही चुके थे 1947 में। मिस्टर क्लेमेंट एटली जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, क्योंकि जिस समय भारत को आजादी मिली तो उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में और ये प्रधानमंत्री थे। 1956 में जब ये बंगाल आए तो बंगाल में राजभवन में रुके और वहां पर तत्कालीन गवर्नर ने इनसे सवाल किया कि एटली साहब, आप अपना पर्सपेक्टिव बताइए कि 1947 में इतनी क्या जल्दी थी कि एकदम से आजादी दे दी गई, क्योंकि जो लास्ट मास मूवमेंट थी गांधी जी की वो 1942 थी, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट अब खत्म हो चुकी थी। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो चुका था। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा वीक पोजीशन पर थे, क्योंकि उसके बाद 2 साल का समय था और क्योंकि आप जीतने वाली ताकत थे, तो ऐसे में यू हैव गेन्ड अ लॉट फ्रॉम दैट एज वेल। तो फिर ये क्यों? तो ऐसे में इनका कहना था कि INA यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एफर्ट्स की वजह से जिस तरह का नेशनलिज्म अब भारत में एक्सपेरिमेंट होने लगा था, म्यूटिनीज हो रही थी, और उस समय के जो ब्रिटिश फोर्स के लीडर थे, जब उन्होंने फैसला लिया कि मुझे INA ट्रायल्स के दौरान इस फैसले को इंप्लीमेंट कराना है, तो उस फैसले के विरोध में और जगह पर भी म्यूटिनीज होने लगी और जनता सड़कों पर थी और लाल किले के सामने से ही नारे आ रहे थे। उन नारों के बारे में भी बात बताऊंगा व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट INA ट्रायल्स विद इन दिस वीडियो, एंड में आएगा वो। तो इस बात से अब जो इनकी इंटेलिजेंस थी वो भी गैदर कर रहे थे और वो भेज रहे थे ब्रिटेन। तो अब ये क्लियर था कि शायद अब और ज्यादा हालात बिगड़ सकते हैं ब्रिटिशर्स के लिए। तो देयर वर मेनी रीजंस, बट अकॉर्डिंग टू क्लेमेंट एटली दिस वाज वन प्रोमिनेंट रीजन। तो इनका रिप्लाई क्या था? इट वाज नेताजी। They were afraid of kind of idea of nationalism which was there, kind of idea. अब जरा समझिएगा कि भारत का जो राष्ट्रवाद है उससे डर कौन रहा था? ब्रिटिश डर रहे थे। जबकि मैं आपको बता दूं कि क्लेमेंट एटली से पहले जो कंजर्वेटिव सरकार थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो लीड कर रहे थे, फॉर एग्जांपल विंस्टन चर्चिल, उनका कहना था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है और भारत में कोई राष्ट्रवादी कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो इनसे हमारे लीडर्स ने कहा, विंस्टन चर्चिल साहब क्या मजाक कर रहे हो, इतनी मास मूवमेंट कर चुके हैं,
इतना आपको परेशान कर चुके हैं कि छोड़ दो, अब हमें आजाद कर दो, और आप कह रहे हो कि राष्ट्रवादी मूवमेंट नहीं है। क्या बात है? अरे आंखें खोलकर देखो, खबर वबर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? विंस्टन चर्चिल का कहना था कि नेशनल मूवमेंट उसको कहा जाता है जो किसी नेशन की हो, और मैं भारत को नेशन ही नहीं मानता। उनसे पूछा क्यों नहीं मानते भाई? उनका कहना है कि देखो, राष्ट्र का मतलब जो होता है ना, भारत उसके बिल्कुल विरोध में है। उनसे पूछा जरा एक्सप्लेन करो भाई। उन्होंने कहा कि नेशन वर्ड बना है नेसाय से, और नेसाय का मतलब होता है किनशिप, सेंस ऑफ कॉमननेस, यानी कि एक ऐसी पॉलिटिकल यूनिट, एक ऐसा देश जहां पर एक धर्म, एक भाषा, एक कल्चर वाले लोग रहते हो साथ मिलकर, और एग्री करते हो कि चलो भाई एक पॉलिटिकल यूनिट के अंडर हम रहेंगे, एक सरकार के अंडर रहेंगे। पॉलिटिकल यूनिट यानी कि सरकार की बात कर रहा हूं, तो तब कहेंगे उसको राष्ट्र। लेकिन भारत में तो इतनी डाइवर्सिटी है। एक बंगाली और पंजाबी में जो डिफरेंस है वो इतना ज्यादा है कि जितना एक पोर्चुगीज और एक स्पेनिश में नहीं है। ऐसा उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया। तो कहां से हो गए आप एक देश? आपकी जो आप एक राष्ट्र कैसे हो गए? राष्ट्र नहीं है आप। राष्ट्र का मतलब है कॉमननेस के आधार पर एक साथ खड़ा होना, एक धर्म, एक जाति, एक कल्चर, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसमें इंडियन नेशनलिस्ट का जो जवाब था वो काफी पहले से आ रहा था, अब और पुरजोर तरीके से दिया गया कि देखो ऐसा है, नेशन का जो आइडिया है ना, ये कोई ग्रेविटी का रूल नहीं है कि हम आपकी ही डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। इंडिया का जो नेशनलिज्म है वो एंशिएंट टाइम से है, और वो आपकी परिभाषा के जैसा संकीर्ण नहीं है, नैरो नहीं है। आप एक टेरिटरी में एक धर्म, एक भाषा, एक कल्चर, सेंस ऑफ कॉमननेस के आधार पर राष्ट्र कहते हो। हम कल्चरल डाइवर्सिटी के आधार पर राष्ट्र कहते हैं। हम एंशिएंट सिविलाइजेशनल वैल्यू जो आज तक कंटिन्यू कर रही हैं, हम उसको राष्ट्र कहते हैं। अब जो मैंने आपको राष्ट्रवाद की परिभाषा बताई, इसी परिभाषा के लिए स्टैंड लेते थे सुभाष चंद्र बोस, और ये उस समय ले रहे थे। अब खुद ही सोचिए, ब्रिटिशर्स चाहते थे डिवाइड एंड रूल, और जिन्ना ने जो पाकिस्तान के नेशन का आइडिया दिया, आपको नहीं लगता ये आइडिया एक्चुअली ब्रिटिश या आप कह सकते हैं वेस्टर्न नेशन का आइडिया था? भाई पश्चिमी देश कहते थे ना एक धर्म, जिन्ना क्या कहते थे, अरे मुस्लिम साथ नहीं रह सकते भाई, मुस्लिम के अलग से धर्म के आधार पर एक राष्ट्र चाहिए, तभी प्रगति होगी, तभी स्थिरता आएगी। कहां स्थिरता भाई? कहां स्टेबिलिटी? कहां है प्रोग्रेस? और फर्दर डिवीजन हो गया। देखिए बांग्लादेश अलग हुआ। तो जब आप तोड़ने पर आते हैं, तोड़ने के कई बहाने मिल जाते हैं। India stood for the kind of nationalism which is relevant in present and for future as well. And that was the, you can say, दूरदर्शिता थी वो भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं की। और अब उसके साथ मिक्स हो गया था नेताजी का आइडिया कि देखो, मांगने से नहीं मिलेगी आजादी, नेगोशिएट करेंगे टेबल पे, अच्छा चलो ये पाकिस्तान बना दो, ये इंडिया बना दो, ऐसे नहीं मिलेगी आजादी, लड़ना पड़ेगा। इफ दिस इज आवर एरिया, देन हु आर दे टू डिसाइड कि ये टेरिटरी तुम्हारी, वो टेरिटरी उनकी? हु आर दे टू डिसाइड? फर्स्ट दे हैव टू गो एंड वी आर गोइंग टू डिसाइड आवर फ्यूचर। दिस वाज द आइडिया which नेताजी सुभाष चंद्र बोस was actually pushing, but after नेताजी left, तो उसके बाद जो हुआ उसकी कहानी हम आगे जानने वाले हैं। उसमें जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र अभी आने वाला है। अब जरा सेक्युलर लेगेसी देखिए। अब कनेक्ट कीजिएगा, क्यों जिन्ना कह रहे थे कि मैं किसी एक ही लीडर में विश्वास रख सकता हूं, वह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऐसा वो क्यों कह रहे थे? बात है 1924 की। तो ही वाज अपॉइंटेड एज CEO ऑफ कैलकाटा कॉरपोरेशन। चुनाव हुआ था उस समय। वैसे मैं आपको बता दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ICS का एग्जाम क्लियर किया था। जैसे आज आप UPSC सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे हैं, ही क्लियर्ड दैट एग्जाम। ही वेंट टू इंग्लैंड टू एक्चुअली राइट दिस एग्जाम। और उसके बाद मैं अभी आपको ओरिजिनल इनका रेजिग्नेशन लेटर भी दिखाऊंगा, जो रेजिग्नेशन लेटर इन्होंने तत्कालीन, यानी कि उस समय के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, जो लंदन में जिनका ऑफिस था, उनको लिखा था। खैर, तो उन्होंने कहा कि मुझे देश के लोगों के लिए जो काम करना है वो एक इस सर्विस में रहकर नहीं कर पाऊंगा। इन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स जानबूझकर डिविसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस कॉरपोरेशन में, इन द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट्स, इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो इन्होंने कहा ये सब नहीं चलेगा क्योंकि आई एम द CEO। तो ये अब बंगाल में उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो आइडेंटिटी है वो राष्ट्रवाद है, इन धर्म के आधारित में नहीं आपको जाना। 1938 वो प्रेसिडेंट बनते हैं। उस दौरान वो कहते हैं कि कोई भी जो कम्युनल
जो सभाएं हैं उससे अगर कोई कांग्रेस का लीडर मिलता, मतलब इफ दे आर मेंबर ऑफ दैट कम्युनल, यू कैन से फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग है तो मुस्लिम लीग या हिंदू महासभा, तो अगर आप उसके भी सदस्य हैं और आप कांग्रेस के भी सदस्य हैं तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ये अब नहीं चलेगा। यहां पर उन्होंने कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट कराया और कहा नो मेंबर ऑफ अ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अ मेंबर ऑफ एन इलेक्टिव कमिटी ऑफ द कांग्रेस। इलेक्टिव कमिटी के भाग आप नहीं रहेंगे, आप समर्थन में रहिए। इलेक्टिव यानी कि जो आपके पास मेजर पावर होती हैं टू डिसाइड द फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री ऑफ कांग्रेस, वो आपके पास पावर नहीं रहेगी अगर आप कम्युनल पार्टी के मेंबर हैं तो। अब आपको कनेक्ट हो रहा होगा कि क्यों जिन्ना इनमें विश्वास कर रहे थे। अब आईएनए की बात करते हैं, आजाद हिंद फौज की बात करते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी। तो जरा उसका कंपोजिशन देखिए, उसमें पंजाबीज थे, मुस्लिम्स थे, हिंदूज थे, सिख्स थे, कितने सारे ऑफिसर्स अलग अलग धर्मों से थे, लेकिन उनकी एक ही पहचान थी, भारत। वो भारत के लिए लड़ रहे थे विद मीगर रिसोर्सेज। उनका एक ऐसा पथ था जिसमें अनसर्टेनिटीज ही अनसर्टेनिटीज, केवल एक सपना था, आजाद भारत, उसके लिए लड़ रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने एक इतनी बड़ी डिवोशन, इतना टफ टाइम इन लोगों ने झेला, वो कैसे झेल पाए? सुभाष चंद्र बोस कैसे उनमें वो विश्वास जगा पाए? तो वो खुद उनके कैरेक्टर की पावर थी, उनकी क्लैरिटी थी, उनका कमिटमेंट था। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, इससे समझ जाइएगा। बात है सिंगापुर की, क्योंकि सिंगापुर पर एक समय आईएनए का होल्ड था। और यहां पर यह बता दूं कि 1945 में लॉर्ड माउंटबेटन के नाम से तो आप सब वाकिफ हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया, जैसे ही सिंगापुर को दोबारा रिकैप्चर किया गया ब्रिटिश फोर्सेस द्वारा, तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि आईएनए के वहां पर जो मेमोरियल था, मतलब कि हमारी आजाद हिंद फौज का वहां पर मेमोरियल था, जितने लोगों ने वहां पर जान गंवाई थी क्योंकि भारत की आजादी के लिए, तो उनके लिए वहां मेमोरियल बनाया गया था, उसको तोड़वा दिया गया था माउंटबेटन द्वारा। क्यों तोड़वाया गया? यह कहा जाता है कि 1945 वर्ल्ड वॉर II एंड हो गया था, और उसके बाद वाला जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था साउथ एशिया का, उसमें कोल्ड वॉर होना था, यानी डिवीजन होना था कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट फोर्सेस का। कहा जाता है कि माउंटबेटन चाहते थे कि साउथ एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी का स्ट्रेंथ अगेंस्ट दीज फोर्सेस, उसके सिंबल यहां पर ना हो। प्लस कहा जाता है कि इनका जो इंक्लिनेशन था वो ये था कि गवर्नमेंट विल टेक स्टैंड फॉर द पुअर, यानी कि सोशलिस्ट लीनिंग थी। तो ये भी एक रीजन कहा जाता है कि जिसकी वजह से उस पायस मेमोरियल को हटा दिया गया। खैर, एक और वाक्य देखिए, सिंगापुर चेतियार टेंपल में वो गए जहां पर भारतीय मूल के कई सारे प्रबुद्ध लोग थे। तो इसलिए गए थे कि वहां पर, क्योंकि अब भाई भारत के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसा चाहिएगा, तो डोनेशंस के लिए, तो वहां पर ये अपने साथ जो 2 मुस्लिम ऑफिसर्स को लेकर गए थे, जो वहां के ऑर्थोडॉक्स जो लोग थे। तो उन्होंने, वो इस बात से नाराज हो गए कि इनकी एंट्री कैसे हो रही है, मतलब ये कैसे हो रहा है, तो नाराज हो गए। तो जैसी इनकी भाव भंगिमा को उन्होंने देखा कि अच्छा ये कुछ डिससेटिस्फैक्शन दिखा रहे हैं, तो ऐसे में सुभाष चंद्र बोस अपने ऑफिसर्स को लेकर वापस हो लिए, मतलब वो वापस चलने लग गए। तो अब वो जो इनके होस्ट थे वो समझ गए कि नेताजी नाराज हो गए, तो वो पीछे पीछे उनके चले और फिर उन्होंने एपोलोजाइज किया, और एपोलोजाइज करके फिर उन्होंने जो भी डोनेशन देनी थी, कॉन्ट्रीब्यूशन करना था, वो कॉन्ट्रीब्यूशन किया। तो मुझे बताइए कैसे नहीं आएगा कमिटमेंट अमंग द ऑफिसर्स, कैसे उनके अंदर धर्म की भावना की बात आ जाएगी? यही भारत की एक बड़ी समस्या है, धर्म आधारित अपीजमेंट की नीति जो इससे पहले यूज होती रही, तो उससे नेशनल आइडेंटिटी जो है वो कमजोर हो गई थी, राइट। और उसमें ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा हाथ था, पॉलिटिकल पार्टीज अदर का भी हाथ था, तो लेकिन वो कोशिश कर रहे थे ऐसा ना हो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब मैं यूनिफॉर्म में हूं, तो हालांकि इनका भी धर्म है, ही वॉज ऑल्सो पायस एंड वेरी कमिटेड टू रिलीजन, ही यूज्ड टू फॉलो रामकृष्ण परमहंस एंड स्वामी विवेकानंद, उनकी टीचिंग्स। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं यूनिफॉर्म में हूं, तो अभी मुझे कोई रिलीजियस सिंबल नहीं रखना, तो रिलीजियस सिंबल साइड में, देश पहले। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे फोर्सेस के लोग जो हैं वो कहें अच्छा ये तो यानी कि हिंदुत्व को मानते हैं, हम ज्यादा करीब हैं इनके। नहीं नहीं नहीं, वी ऑल आर वन। रेड फोर्ट ट्रायल्स हुए, और रेड फोर्ट ट्रायल्स में 3 प्रोमिनेंट ऑफिसर्स देखिए कौन थे, पीके सहगल, जीएस ढिल्लोन, शाहनवाज खान। मतलब एक नारा गूंजता था उस समय लाल किले के बाहर, और इस नारे की वजह से, इस फोर्स की वजह से जो लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश फोर्सेस इन ट्रायल्स को भी कमजोर करने पर
मतलब मजबूर हो गई। पहले इतने सारे ट्रायल्स हैं क्या, मतलब इनमें से कितने सारे लोग वो थे जो कभी ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़ने गए थे वर्ल्ड वॉर 2 में, और जब इनको प्रिजनर बना दिया दूसरों ने, फॉर एग्जाम्पल फासिस्ट फोर्सेस ने, तो इन्हें बचाने ब्रिटिशर्स आए नहीं। तो ऐसे में अब उनमें से जब कुछ लोग अलग हो रहे थे, प्लस कुछ लोगों को कन्विंस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया, इनको आज़ाद कराया, तो आज़ाद करके फिर इनसे कहा कि तुम अब असली मकसद के लिए लड़ो, ना कि ब्रिटिशर्स के लिए। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स का कहना था, अरे आप तो ब्रिटिश आर्मी का पार्ट थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का, अच्छा ये आप तो किंग के खिलाफ चले गए, आप पर तो ट्रायल होगा। तो भारतीय इकट्ठे हो गए थे, कैसे होगा ट्रायल, कैसे आप इनको फांसी दे देंगे। तो ऐसे में अब दे वर नॉट एबल टू इंप्लीमेंट दीज डिसीजंस, और इससे स्पायरल हो गया और कितनी सारी म्यूटिनीज होने लग गई। तो ये नारा था कि लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लों शाहनवाज, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लों शाहनवाज। तो कॉमन स्पिरिट, दैट इज इंडिया। डेमोन्स्ट्रेशन जो है, मैंने जो बताया आपको, ये बढ़ रहे थे। प्लस एक और बात इन्होंने करी, इन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स ने हमारी हिस्ट्री को डिस्टोर्ट किया है। ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है भारत को कि उनके आने से पहले तो इंडिया वाज लाइक कन्फेडरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग एंड फाइटिंग ट्राइब्स। वी वर अनसिविलाइज्ड, वी वर बारबेरियंस। और यही इतिहास, ऐसी बातें वो हमारे दिमाग में डाल रहे थे। आप एग्री, मुझे बताइएगा, आप भी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों में उनके पेरेंट्स ने या किसी ने ऐसा बताया है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले, अरे हमारे यहाँ तो राज रजवाड़े थे, आपस में लड़ते रहते थे, कहाँ एक राष्ट्र था, वो तो ब्रिटिशर आए, फिर जो है फिर हमारे अंदर कॉन्शियसनेस आई भारतीयता की, फिर हम लड़े। ये एक पर्सपेक्टिव है इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। हालांकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पर्सपेक्टिव था कि देखो, हमारे यहाँ अलग अलग राजा थे, हमारे यहाँ अलग अलग एम्पायर हुए, कोई नदन से लेकर अफगानिस्तान से लेकर दक्कन तक भी, और चेंज होते रहे, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रीयता का, राष्ट्र का आइडिया केवल टेरिटोरियल नहीं था, हमारा था कॉमन सिविलाइजेशन। तो कॉमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, वी वर एग्जिस्टिंग एज अ नेशन। ये अलग अलग टेरिटरी के आधार पर रूल उसमें भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं नहीं, टेरिटरी के आधार पर होगा नेशन। तो आर्स वर वाइडर। और प्लस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी राइटिंग्स में कई हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट लिखे और कहा कि ब्रिटिशर्स आपके आने से पहले भी तो भारतीय सिविलाइजेशंस के अपने हाइज थे, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं की जाती। वो एक तरीके से ये कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमें अपने आप के बारे में समझने के लिए अपने चश्मे दे रहे हैं, यानी कि ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स को पैसा देते हैं कि भारतीयों के बारे में जरा इंटरप्रेट करो, इनके इतिहास के बारे में, और फिर हमें अपने एजुकेशन सिस्टम से पढ़ा रहे थे हमारे बारे में, और हम जो है सोचे जा रहे थे कि हम समझदार हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं, क्योंकि जॉब मिल रही है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, ऑफिसर्स बन रहे हैं। अब जरा इनका पर्सपेक्टिव समझते हैं। चंद्र कुमार बोस, ही इज ग्रैंड नेफ्यू ऑफ नेताजी। इनका कहना है कि नेताजी का जैसी रेजिग्नेशन हुआ 1939 में, मैंने किस्सा आपको बताया था, पत्ताभी सिद्धरमैया हार गए थे, नेताजी ने ठाना कि अब वर्केबल सिचुएशन नहीं है और मुझे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे जाना है, तो निकल गए। इनका कहना है कि उसके बाद से ही नेगोशिएशन, डिविसिव, ये पॉलिटिक्स चलने लगी इंडियन नेशनल कांग्रेस में। उस समय रिलीजियस ग्राउंड पर स्कोप हो सकता है, ये बातें चलने लग गई। नेताजी का स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था कि कम्युनल हार्मनी किसी भी आधार पर डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। हम सब के अंदर सबसे पहला पॉइंट भारतीयता होनी चाहिए, तभी हम ब्रिटिशर्स को हरा पाएंगे। जरा ये नेताजी का रेजिग्नेशन देखिए, इसमें कमिटमेंट देखिए। आई डिजायर टू हैव माय नेम रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्रोबेशनर्स इन द इंडियन सिविल सर्विस। यहां पर ये लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, आई हैव रिसीव्ड एन अलाउंस ऑफ 100 पाउंड ओनली। मुझे 100 पाउंड अब तक मिले हैं, एग्जाम में क्लियर कर चुका हूं और प्रोबेशनर हूं, मुझे 100 पाउंड मिले हैं, लेकिन वो जैसे ही मेरे पास होंगे मैं वो भी आपको वापस कर दूंगा, कोई एहसान चाहिए ही नहीं आपका। आई शेल रेमिट द अमाउंट टू द इंडियन ऑफिस, और जो इंडियन ऑफिस है वहां पर जाकर मैं आप वापस कर दूंगा। ये इनका ओरिजिनल लेटर है, रेजिग्नेशन लेटर। सच वॉज द कमिटमेंट, राइट। सो ही चोज द टफ पाथ बिकॉज समटाइम्स टफ पाथ इज द पाथ टू ग्रेटनेस, राइट। नाउ तो अब उसके बाद इनके डिपार्चर के बाद वो नेगोशिएशन चलने लगी। अब मुद्दा ये है कि 1947 तक अगर नेताजी होते, हालांकि इतिहास को ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि ये ना होता तो क्या होता, लेकिन फिर भी एनालिसिस हम कर रहे हैं अबाउट द फैक्टर्स विच वर द स्ट्रेंथ ऑफ नेताजी, तो उससे कैसे चीजें बदल सकती थी। तो यहां पर ये फारूक अहमद दर कह रहे हैं कि देखो अपनी बुक में कि मुस्लिम लीग
passed a resolution in favor of Pakistan. नेताजी in his capacity of Congress president, अगर वो होते तो वो जिन्ना से लड़ जाते कि सेपरेट नेशन बनेगा नहीं। और जब मैं लड़ जाता बता रहा हूं तो अभी आपको आगे पता लगेगा कि जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल करी, डायरेक्ट एक्शन का मतलब है कि जिन्ना ने सीधे तौर पर बंगाल में राइट्स कराए, कितने लोग मारे गए। ये वो समय था जब बंगाल में मुस्लिम लीग की ही सरकार थी। एच.एस. सुहरवर्दी वहां पर सीएम थे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा अमृत बाजार पत्रिका के बारे में, तो एग्जैक्टली लिखा था कि वहां पर जिन्ना द्वारा प्रोवोक किए गए दंगे, इन दंगों के प्रोवोक से कारण यह था कि अगर दंगे प्रोवोक होंगे तो फिर काउंटर एक्शन भी होगा, काउंटर एक्शन होगा तो जिन्ना की बात और ज्यादा लेजिटिमेट बन जाएगी मासेस के सामने कि देखो हम यहां सेफ नहीं हैं। बट ये देखिए, कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन, अगस्त 16, 1946 वो दिन था। मुस्लिम लीग गवर्नमेंट इन बंगाल ये एक तरीके से चुपचाप बैठी थी। जिन्ना ने ओपनली सपोर्ट किया था राइटर्स को। ये देखिए, अगर आपको ये दिख रहा हो, मतलब मैं इस पीडीएफ को तो टेलीग्राम ग्रुप शशांक त्यागी फॉर यू यूपीएससी सिंप्लीफाइड त्यागी लाइव में अपलोड कर दूंगा। ये देखिए यहां पर लिखा क्या है, कैलकाटा वॉज हैंडेड ओवर टू अनचेक्ड मोब रूल yesterday 16th August, the direct action day announced by Muslim League. There was widespread looting, rioting, stabbing. लाशें इस तरीके से पड़ी थी सड़कों पर कि कोई देखने वाला नहीं था। और 800 पर्सन्स रिमूव फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, जिनको हॉस्पिटल में रखा गया है। 161 अब तक मारे जा चुके हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 1:30 बजे तक ये कैलकुलेशन थी, इससे ज्यादा लोग मारे गए होंगे, ये भी आगे बात लिखा है क्योंकि सारा डेटा तब तक नहीं था। और जो एच.एस. सुहरवर्दी हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल हैं, इनसे कुछ ऐसा लग रहा है कि कितनी जगह पर पुलिस भी मौजूद नहीं थी। तो नेताजी वुड हैव, अगर नेताजी यहां पर होते, नेताजी का प्लेनेटरी प्लेस था बंगाल, तो कहा जाता है कि क्योंकि नेताजी तब तक ऑलरेडी आईएनए को संभाल चुके थे, आईएनए की कमान नेताजी के पास थी, तो नेताजी वुड हैव एक्चुअली फॉट विद द गून्स ऑफ जिन्ना, चाहे वो हार्ड पावर का इस्तेमाल करना पड़े। और नेताजी का जो रेस्पेक्ट है वो अक्रॉस द कम्युनिटी बंगाल में था, क्योंकि वो एक एक कॉर्नर से पूरे वाकिफ थे, बिकॉज ही वॉज द मेयर ऑफ कोलकाता एज वेल। सो फिर जिन्ना की चलने वाली थी नहीं। कुल मिलाकर बात यह है, इन दी स्टेट्स मुस्लिम, अब अगर हम डिवीजन की बात करें तो देखिए बंगाल की साइड से हुआ, पंजाब की साइड से हुआ, तो एक जगह मुस्लिम, एक जगह सिख। अगर हम रिलीजन की बात करें तो यहां पर दोनों ही नेताजी को हीरो मानते थे। तो मुस्लिम्स ऑफ बंगाल एज वेल एज सिख्स ऑफ पंजाब, नामधारी सेक्ट तो अभी तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रेस्पेक्ट करता है और प्रोमिनेंट जो डेज हैं जैसे जयंती उसको मनाता है। तो कहने का मतलब यह है कि मिलिटेंट लीडर थे नेताजी, तो इससे एक दबाव बनता जिन्ना पर भी। अब अगर गांधी जी सुभाष के नेक्सस की बात की जाए, शुरुआत में गांधी जी नॉन वायलेंस की बात करते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि खुद गांधी जी ने भी जाना था कि उनके जो आइडियाज हैं वो हमेशा हर जगह काम नहीं करेंगे। इसी वजह से 1942 आते आते खुद गांधी जी ने क्या कहा, डू और डाई। गांधी जी ने कहा कि अगर कोई तुम पर हमला करे तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तुम उससे डंडा लेकर मार सकते हो, क्योंकि अब ये लास्ट मौका है, इसके बाद तुम गुलाम नहीं रह सकते। 1944 फ्रॉम आजाद हिंद रेडियो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस was the first person to address महात्मा गांधी with the title of father of nation. I should repeat myself, वो पहली बार यही थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा था, राइट। महात्मा गांधी विद टाइम और कांस्टेंट इवोल्यूशन होता रहा, और उसके बाद उन्होंने भी जाना कि रेलेवेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ये कहा जाता है कि खुद गांधी जी नहीं चाहते थे कि डिवीजन हो, गांधी जी भी कम्युनल हार्मनी के साथ खड़े थे, लेकिन जब एस.सी. बोस थे नहीं और जे.एल. नेहरू और जो जिन्ना थे वो दोनों एक साथ काम कर नहीं सकते थे, तो ऐसे में डिवीजन होना था। लेकिन अगर एस.सी. बोस होते तो गांधी जी को एक फर्दर स्ट्रेंथ मिलती, और उस स्ट्रेंथ से ये ऐसा ना होने देते, क्योंकि वो स्ट्रांगली प्रिवेंट कर जाते। तो आई थिंक आपको इस एनालिसिस से काफी क्लैरिटी मिली होगी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन नेशनलिज्म। अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा जाए तो आप क्या लिखेंगे? करीब 150 शब्दों में।